एनपीए इकोनॉमी में भी, कंट्री में, इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनपीए है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे भी सबसे बड़ा इशू एनपीए ही होता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त भी एनपीए के ऊपर क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। तो लेट्स सी, बहुत ही आसान, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमको पूरे चैप्टर में बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। वी थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। तो बैंक ने लोन दिया है, किसी भी लोन को एनपीए कब ट्रीट करेंगे, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम लोग कब ट्रीट करेंगे। तो आरबीआई ने आईरैक नॉर्म्स, ठीक है, आरबीआई सर्कुलर्स इशू किए हैं, गाइडलाइंस इशू किए कि किस तरीके से हम लोग एनपीए रिकॉग्नाइज करेंगे। आईरैक नॉर्म्स बोलते हैं, आईरैक मतलब इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, आईरैक। इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन सर्कुलर इशू किया हुआ है कि कैसे एसेट्स को क्लासिफाई करना चाहिए, मतलब कौन से लोन्स, कौन से एडवांसेस गिवन उनको परफॉर्मिंग ट्रीट करना चाहिए, किसको नॉन परफॉर्मिंग ट्रीट करना चाहिए, उसका सर्कुलर इशू किया हुआ है। और फिर उसकी आगे इनकम कैसे बुक करनी चाहिए उसका भी सर्कुलर। तो सब कुछ मिलाकर उन्होंने उसको बोला है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, आईरैक, ठीक है। तो कब हम लोग किसी लोन को एनपीए बोलेंगे, उसका शॉर्टकट है टी कैब्स का लोन एनपीए हो गया। जैसे ओला कैब्स है, उबर है, ऐसे हमने लिखा है टी कैब्स। टी स्टैंड फॉर टर्म लोन्स। अगर बैंक ने टर्म लोन दिया है, इफ बैंक हैज गिवन टर्म लोन, करेक्ट, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी टर्म लोन दिया हुआ है, अगर इफ अमाउंट रिमेन्स अनपेड, ड्यू डेट पे अगर नहीं मिलता, ड्यू डेट पे अगर अमाउंट नहीं मिलता, तो हम लोग उसको बोलते हैं ओवर ड्यू, करेक्ट। तो इफ एनी अमाउंट इंस्टॉलमेंट का, कोई भी अमाउंट, प्रिंसिपल का हो या इंटरेस्ट का हो, इट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा, तो उस लोन को हम लोग क्या बोल देंगे साहब, एनपीए। तो बहुत ही आसान है, अगर हमने टर्म लोन दिया है और कोई भी इंस्टॉलमेंट, उसमें प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, वो ओवर ड्यू रहता है फॉर मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा, तो हम लोग उसको एनपीए बोल देंगे। लेकिन फिर कैश क्रेडिट, आप लोग को पता है कि हम लोग बैंक वाले कैश क्रेडिट ओडी फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट रहता है बिजनेस हाउसेस का। अब उसमें कोई ड्यू डेट नहीं होती, उसमें सिर्फ लिमिट होती है एक, कि भाई आपकी लिमिट है 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की लिमिट है, जब जब आपको जितना लगे आप विड्रॉ करते जाइए, जब जब आपके पास में पैसा है तो आप रीपे कर दीजिए, जितने दिन के लिए आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, करेक्ट। तो कैश क्रेडिट और ओडी में क्या होगा, क्योंकि वहां पे कोई ड्यू डेट नहीं होती, तो बहुत आसान है। अगर बैंक ने कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, हम लोग उसको एनपीए ट्रीट करेंगे व्हेन इट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर, जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। तब आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है, व्हेन विल इट बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, इफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जो बोरोअर से अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, दैट इज मोर देन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग लिमिट। दो अलग अलग लिमिट्स होती है। इनिशियली जो हम लोग लिमिट तय करते हैं उसको सैंक्शन लिमिट बोलते हैं, और फिर रेगुलरली हम लोग उसको रिवाइज करते थे, उसको ड्रॉइंग लिमिट बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, दैट इज मोर देन द ड्रॉइंग लिमिट और सैंक्शन लिमिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज और मोर, भाई साहब आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो लिमिट से भी ज्यादा है, फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज और मोर, तो आपके अकाउंट को एनपीए बोल दिया जाएगा। सर लेकिन ऐसे लिमिट से ज्यादा कैसे हो सकता है, हो जाता है कभी कभी।
लिमिट खत्म हो गई थी, लेकिन उसने बोला एक चेक क्लियर करवा दो, तो बैंक ने एक चेक क्लियर करवा दिया, ठीक है, बोले चल क्लियर करवा दिया, थोड़ा अमाउंट ऊपर चला गया, या इंटरेस्ट चार्ज कर करके ऊपर चला गया, कुछ भी रीजन हो सकता है. सो इफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग लिमिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज और मोर, 90 दिन या उससे ज्यादा, तो वो आपका क्या हो जाएगा साहब, एनपीए. ठीक है. अच्छा, अगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम है, इफ इट इज लेस एंड देर आर नो क्रेडिट्स, कोई पैसे जमा ही नहीं हो रहे, देर आर नो क्रेडिट्स फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज, या फिर देर आर क्रेडिट्स, क्रेडिट्स है बट दे आर नॉट सफिशियंट, वो सफिशियंट नहीं है इवन टू कवर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डेबिट भी कवर नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा है तो अगेन इट विल बिकम एनपीए. तो 3 इससे हो सकता है. नंबर 1, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन द लिमिट्स फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज, या फिर दूसरा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम है लेकिन नो क्रेडिट्स फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज, या फिर तीसरा, क्रेडिट्स है बट क्रेडिट्स आर नॉट सफिशिएंट इवन टू कवर द इंटरेस्ट का डेबिट, देन ऑल्सो इट विल बिकम एनपीए. बहुत आसान. टी कैप्स. फिर सी, क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन क्रेडिट कार्ड. ठीक है. क्रेडिट कार्ड में दिस स्टेटमेंट डेट, स्टेटमेंट डेट सपोज 7th ऑफ नवंबर है, तो 7th ऑफ नवंबर तक के सारे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट उसमें आएगा. फिर ये स्टेटमेंट जनरेट होगा कि भाई 7 तारीख तक आपको टोटल ड्यू इतना आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट कार्ड होल्डर को इतना पेएबल था, उसमें से 200 रुपए मिनिमम अमाउंट ड्यू है. अगर आप पेनाल्टी से बचना चाहते हैं तो आपको कम से कम 200 रुपए देने ही है, और उसकी ड्यू डेट होती है, तो यहां पे 20 दिन आगे की ड्यू डेट दी है. ठीक है. जो बैंक्स की ड्यू डेट 20 दिन, कुछ लोग 15 दिन, 25 दिन, ऐसा हो सकता है, इट कैन चेंज. इसलिए आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने बहुत सिंपल बोला. आरबीआई सेड दैट कोई भी क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट को एनपीए हम लोग बोलेंगे इफ मिनिमम अमाउंट ड्यू, जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है, इट इज अनपेड, इट इज ओवर ड्यू. इफ मिनिमम अमाउंट ड्यू इज अनपेड, इट इज ओवर ड्यू फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज. 90 डेज, लेकिन 90 डेज काउंट कहां से होंगे, फ्रॉम नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट, नॉट फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेटमेंट डेट. इन शॉर्ट, सामने वाले को 1 महीने का समय दे रहे, सामने वाले को 1 महीने का समय दे, तू पैसे दे दे, नहीं तो तेरे नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट से 90 दिन काउंट करेंगे और तेरे अकाउंट को एनपीए बोल देंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. क्रेडिट कार्ड के केस में, क्रेडिट कार्ड अमाउंट आउटस्टैंडिंग विल बी कंसिडर्ड एज एनपीए इफ मिनिमम अमाउंट ड्यू इज अनपेड फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट. और 2 स्टेटमेंट डेट के बीच में जो गैप है वो 1 महीने से ज्यादा होना नहीं चाहिए. बात समझिए आपको? ये भी समझा कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, ताकि लगभग 1 महीने का समय सामने वाले को मिल रहा है मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने के लिए. टी कैप्स. टर्म लोन में ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज. कैश क्रेडिट में देयर इज आउट ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, 3 चीजों से एनपीए होता है. ठीक है. वापस सी है, क्रेडिट कार्ड में कंटिन्यू 90 दिन के लिए पेमेंट नहीं हुआ फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट. देन एग्रीकल्चर में क्या होगा, एग्रीकल्चर में आपको देखना है कि आपने लोन किसके लिए दिया है, शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए कि लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए, वो देखना पड़ेगा. वेदर इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, रब्बी क्रॉप, खरीफ क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होते हैं, या फिर इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जैसे शुगर केन, किसके लिए पैसा दिया वो देखना पड़ेगा. अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए पैसा दिया है, ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिलते, तो यू विल हैव टू वेट फॉर
नेक्स्ट 2 सीजन्स, अगले 2 सीजन के लिए वेट करना पड़ेगा। पहला सीजन पास हुआ, पैसे नहीं मिले, दूसरा सीजन पास हुआ, पैसे नहीं मिले, तो फिर एग्रीकल्चर लोन को हम लोग एनपीए बोलेंगे। ड्यू डेट के बाद यू हैव टू वेट फॉर 2 क्रॉप सीजन्स। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो ड्यू डेट के बाद यू हैव टू वेट फॉर 1 क्रॉप सीजन। ठीक है, बहुत आसान है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में आपको ड्यू डेट के बाद में 2 क्रॉप सीजन के लिए वेट करना पड़ता है, और यहां पे 1 क्रॉप सीजन के लिए। अब मैं आपको ऐसी एग्जांपल है, हर स्टेट में स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटी होती है। एवरी स्टेट हैज अ बैंकिंग कमिटी विच डिसाइड्स कि हमारे स्टेट में क्रॉप सीजन कब शुरू होंगे और कब खत्म होंगे। जैसे महाराष्ट्र में 1 जून इज द डेट ऑफ फाइनेंस। 1 जून, जून जुलाई सीजन स्टार्ट्स, सोइंग शुरू होगी। फिर ठीक है, अगस्त 2 महीने सोइंग सीजन, अगस्त सितंबर 2 महीने, ठीक है, क्रॉप विल ग्रो। फिर अक्टूबर नवंबर 2 महीने ग्रो करके उसका हार्वेस्टिंग होगा, तो बराबर 6 महीने। सोइंग हुआ, कल्टीवेशन हुआ, हार्वेस्टिंग हुआ, और फिर उसके बाद पूरा पैसा जमा करके और 1 महीना और देते हैं, मतलब 7 महीने अल्टीमेटली देते हैं कि भैया तुम 31 दिसंबर तक पे कर दो। समझ रहे आप लोग? देखो वहां पे देखो, 1 जून को फाइनेंसिंग हुई, 2 महीने आपका सीजन स्टार्ट हुआ, सोइंग हुई, बीच में लिखा नहीं है वो, अगस्त सितंबर 2 महीने कल्टीवेशन हुआ, हार्वेस्टिंग हुआ 2 महीने अक्टूबर नवंबर, 1 महीना और दिया, 31 दिसंबर तक पैसे देने थे। अब अगर पैसे नहीं मिले तो ठीक है, अगर पैसे नहीं मिले तो वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट। आपका ड्यू डेट के बाद में नेक्स्ट 2 क्रॉप सीजन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर 2 क्रॉप सीजन्स। अगला क्रॉप सीजन मतलब अगला जून जुलाई 05 से दिसंबर 05, मतलब लिटरली स्पीकिंग 1 साल हो गया, 1 साल का टाइम हो गया। फिर वो खत्म होने के बाद में और एक क्रॉप सीजन वेट करना पड़ेगा, मतलब लिटरली अगेन इट इज 1 ईयर, फिर से 1 साल, मतलब इन शॉर्ट लोन देने के 2.5 साल बाद वो अल्टीमेटली क्या होगा साहब? एनपीए। ये बात समझी क्या? तो फार्मर्स लोगों को ज्यादा तंग नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ समझने के लिए। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप सीजन ही चलता है 1 साल से ज्यादा, 1.5 साल का सीजन होता है। तो ड्यू डेट के बाद 1 क्रॉप सीजन वेट करना मतलब और 1.5 साल वेट करना, तो वहां पर भी 2.5 साल के बाद में एनपीए होता है। सिर्फ बता रहा हूं, कभी अगर पूछ लिया छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम ही पूछ लिया तो पता होना चाहिए। बी स्टैंड फॉर बिल परचेस्ड। बिल परचेस्ड आपको पता है, हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, हम लोग जब बिल खरीदते, हम लोगों ने 10 लाख रुपए का बिल खरीदा, मतलब इन शॉर्ट वी हैव गिवन लोन। 10 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज परचेस्ड, करेक्ट। 10 लाख का हम लोगों ने बिल खरीदा 9,90,000 में, सपोज, मतलब कितना? 10,000 का डिस्काउंट है, 10,000 का हमारा डिस्काउंट है, तो हम लोगों ने सामने वाले को पैसे दिए। आई वॉन्ट टू से दैट बिल परचेस्ड इज नथिंग बट अल्टीमेटली अ शॉर्ट टर्म लोन गिवन। ड्यू डेट पे हमको पैसे मिल जाएंगे, हमने बिल खरीदा है, ड्यू डेट पे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे हमको, करेक्ट। तो अगर ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिलते एंड अमाउंट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो वापस क्या हो जाएगा वो? एनपीए। सिक्योरिटाइजेशन, इफ अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज। सर ये क्या है? सुनिए, ये वर्ड आता रहेगा जगह जगह पे। सिक्योरिटाइजेशन तो पता होना चाहिए क्या होता है, बहुत आसान है। सपोज ये एसबीआई की बैलेंस शीट है, वी हैव द एसबीआई बैलेंस शीट। एसबीआई की बैलेंस शीट है और हमने लोन दिया है 1000 करोड़ का, ठीक है।
1000 करोड़ का लोन दिया एसबीआई ने, लेकिन अब क्या हुआ कि 1000 करोड़ का लोन बांटा हम लोगों ने, अब पैसे हो गए खत्म, और लोन बांटना है, कहां से आएगा पैसा? ऐसे सिंपल सा एग्जांपल है, और लोन बांटना है, कहां से आएगा पैसा? करेक्ट, पैसे तो लग चुके हैं। तो एसबीआई क्या कर सकता है, या फिर कभी कभी एनपीए में भी पैसे फंस गए, पैसे लगाए हम लोगों ने, लोन दे दिया, पैसे फंस गए और अटक गए एनपीए में, तो क्या होगा? तो एसबीआई क्या करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाता है, एसपीवी। इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ ट्रस्ट, और ये पूरा ट्रांसफर कर देता है, दे ट्रांसफर इट, और एक पूल ऑफ एसेट्स बनाते हैं, दे मेक पूल ऑफ एसेट्स, पूल ऑफ एसेट्स बनाते हैं। अब ये जो पूल ऑफ एसेट्स है, इसकी जो ओनरशिप है, इसकी ओनरशिप हम लोग लोगों को बेचेंगे, कैसे? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बनाते हैं, वी मेक फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हम लोग बनाते हैं। 40% ओनरशिप एचडीएफसी को बेच दी, 35% ओनरशिप आईसीआईसीआई बैंक को बेच दी, 25% रिलायंस म्यूचुअल फंड को बेच दी। इसी को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। ओनरशिप ऑफ द लोन इज सोल्ड टू पीपल बाय इशूइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। लोन को बेच दिया लोगों को बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। सर वो लोग क्यों पैसा लगाएंगे? लगाएंगे। एसबीआई ने लोन देके रखे, सपोज एसबीआई ने लोन देके रखे 15% पे, 15% पे लोन देके रखे, करेक्ट, और इनको मार्केट में बड़ी मुश्किल से 9% की कमाई है। कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा 15% में? और ऊपर से बार्गेनिंग करेंगे वो एनपीए वाले, भाई पैसे अटक सकते हो, सस्ते में खरीदेंगे। तो बेसिकली मार्केट में आपको लोग मिल जाएंगे, यू विल गेट पीपल। ना लिसन, ये पैसे आ जाएंगे और यहां से पैसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटाइज। समझा आपको? बैंक से एसेट्स, ये सब कुछ ऑन पेपर होता है, लीगली ऑन पेपर होता है, फेस पे चेंज नहीं होता कुछ। फेस में अभी भी वसूली कौन करता है? एसबीआई। ऑन द फेस एवरीथिंग रिमेन सेम। लोन हमने लिया था एसबीआई से, हम रीपे भी करेंगे एसबीआई को, बिल्कुल सही है, लेकिन अंदर ही अंदर ऑन पेपर ओनरशिप शिफ्ट्स, ओनरशिप बदल जाती है, करेक्ट। सर्विसिंग होती रहेगी, सर्विसिंग विल कीप हैपनिंग फ्रॉम एसबीआई ओनली। बात समझिए आपको? अब बहुत सी बार क्या होता है कि ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसको स्मूथ फ्लो नहीं आता पैसों का। कभी ये जो पूल ऑफ एसेट्स है, इससे कभी पैसे आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी ज्यादा आ रहे, कभी कम आ रहे हैं, तो इसको दिक्कत होती है आगे पैसे देने के लिए। तो वो लोग लिक्विडिटी फैसिलिटी लेते हैं, एसबीआई से ले सकते, किसी और बैंक से ले सकते हैं, दे टेक लिक्विडिटी फैसिलिटी, करेक्ट। एंड इट्स वेरी, बहुत टेम्परी नेचर का होता है, इमीडिएटली पैसे रीपे करने होते हैं। सिक्योरिटाइजेशन के अंदर अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल की लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 90 डेज, तो उस फैसिलिटी को एनपीए बोल दिया जाएगा। इट विल बी कॉल्ड एज एनपीए। ये बात समझिए आपको? इस पॉइंट क्लियर? बहुत सिंपल, ठीक है। ये तो समझ में आया कि बैंक के बैलेंस शीट में एसेट्स है, करेक्ट। सो मनी स्टक, दे नीड मोर मनी। अब just think about it. Normally we can sell assets, but how will you sell loans? लोन कैसे बेचोगे? तो बोले अब इसको कैसे बेचना? तो लेट्स बोले लीगली इसको बेच देते हैं, फेस पे हम ही रहेंगे, लीगली बेच। बोले कैसे बेचेंगे? तो एक आपने कंपनी बनाई, आपने 1000 करोड़ के लोन ट्रांसफर कर दिए, लीगली उनको दे दिए, एक पूल ऑफ एसेट्स बना दिया, करेक्ट। फिर आपने शेयर्स इशू किए, कंपनी के 40% शेयर्स एचडीएफसी 35, 25 ऐसे आपने इशू कर दिए, वो कंपनी ने इशू किए, तो वो लोग ओनर बन गए, दे बिकेम ओनर ऑफ दी लोन्स, करेक्ट। मतलब इसी को सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं।
ownership of the assets, ownership of the loan is given to other by issuing financial instruments, मतलब by issuing securities. इसी को बोलते हैं securitization, करेक्ट? एसेट्स के ओनरशिप को लोगों को बेचना, सिक्योरिटीज इशू कर करके, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन. तो बेच दिया. इट्स अ विन विन सिचुएशन. एसबीआई को पैसे मिल गए, एसबीआई को पैसे मिल गए और लोन देने के लिए. इन लोगों को एक, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई इन्वेस्ट करने के लिए. एसबीआई ऑल्सो हैप्पी, दे गॉट द मनी. दे आर ऑल्सो हैप्पी, दे गॉट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. लेकिन ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है कभी कभी अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ, क्योंकि बहुत अच्छा कैश फ्लो, पूल ऑफ एसेट से रेगुलर कैश फ्लो नहीं होता, तो वो लोग शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं. उसको बोलते हैं लिक्विडिटी फैसिलिटी. दैट इज लिक्विडिटी फैसिलिटी. गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर ऐसी लिक्विडिटी फैसिलिटी है बट इफ इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज, यार तो टेम्पररी थी, तो वो भी क्या हो जाएगा? एनपीए. करेक्ट. दैट परफेक्टली डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में क्या लिखा है कि लॉस किसका रहेगा, वो अग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा. हो सकता है लॉस एसबीआई बेयर करे, हो सकता है लॉस सामने वालों का. ठीक है, तो बहुत आसान था. लेट्स फ्रीज. तो बहुत आसान. कब बैंक ने जो लोन दिए हैं, बैंक ने जो एडवांसेस दिए हैं, वो कब एनपीए होंगे? तो हम लोगों ने डिस्कस किया. सिंपल सा शॉर्टकट था, टी कैब्स का लोन एनपीए हो गया. टर्म लोन ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज. ठीक है. क्रेडिट कार्ड, कैश क्रेडिट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, तो क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट पे नहीं किया फॉर 90 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेज. इफ एग्रीकल्चर, आपका 2 क्रॉप सीजन और 1 क्रॉप सीजन, बिल परचेस्ड मोर देन 90 डेज वापस. और बाद में आपका एस फॉर सिक्योरिटाइजेशन, लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज. ठीक है. तो इसमें छोटे मोटे हमको 2-2 मार्क के केस स्टडीज आ सकते, 2-2 मार्क के 2 केस स्टडीज आ सकते, या फिर एमसीक्यूज में इसको टारगेट किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज इसके एक्सेप्शंस. ठीक है. इसके एक्सेप्शंस और क्लैरिफिकेशंस और जो इशू किए हैं आरबीआई ने, बहुत आसान है. तो वापस अब हम लोग आईसीआईसीआई बैंक है, हमको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है. ठीक है. आईसीआईसीआई बैंक है और बैंक ने मुकेश भाई को सपोज बहुत सारे लोन बांटे, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 10 करोड़ से 10,000 करोड़ तक लोन बांटे अलग अलग. मुकेश भाई हर लोन का रिपेमेंट कर रहे टाइम पे, ड्यू डेट पे बराबर सबके इंस्टॉलमेंट्स आ जाते हैं. मुकेश भाई सबसे छोटा लोन 10 करोड़ के लोन का रिपेमेंट करना भूल जाते हैं. करेक्ट. पैसे नहीं मिले, भूल गए वो. 10 करोड़ बहुत छोटी बात उनके लिए. 6,60,000 करोड़ का टर्नओवर क्या है, बोले पैसे नहीं पे किए, तो क्या उनका अकाउंट हम एनपीए करेंगे क्या? ही हैज अ वेरी हाई नेटवर्थ, क्या उनका अकाउंट एनपीए करेंगे? यस, नो. ठीक है. और सारे लोन्स के रिपेमेंट बराबर है, सिर्फ एक लोन, एक छोटे से अमाउंट का जो लोन है उसका पैसा नहीं मिल रहा, बाकी सबका पैसा मिल रहा, क्या एनपीए करेंगे? आंसर इज यस. करेक्ट. एक भी लोन का अगर पैसा टाइम पे नहीं मिलता है, अगर मोर देन 90 डेज हो गए, अब इफ अमाउंट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, वो लोन एनपीए हो जाएगा. व्हाट अबाउट अदर लोन्स? वो सारे लोन भी एनपीए हो जाएंगे. सारे एनपीए, पैसे मिल रहे तो भी, इट इज बोरोअर वाइज. एक पर्टिकुलर बैंक में जब बोरोअर
एक लोन का डिफॉल्ट कर, एक लोन उसका एनपीए होता है तो उस वजह से उस बैंक के सारे लोन एनपीए हो जाएंगे। सो एनपीए इज बोरोअर वाइज। पहला कॉन्सेप्ट बनता है कि बोरोअर वाइज है। ये बात समझिए आपको, ठीक है? तो वन लोन एनपीए, ऑल लोन्स एनपीए। और सब बैंक्स अपना अपना सोचेंगे। आईसीआईसीआई बैंक अपना सोचेगा, एसबीआई अपना सोचेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा अपना सोचेगा, और सब अपना अपना सोचेंगे। एक लोन में डिफॉल्ट, एक लोन एनपीए हुआ तो उस बोरोअर के सारे लोन्स एनपीए ट्रीट करेगा बैंक। करेक्ट? हाँ, आईसीआईसीआई बैंक अपना सोचेगा, एसबीआई अपना सोचेगा। करेक्ट? तो बहुत सिंपल सा पहला फंडा। आईसीआईसीआई बैंक से आपको एक पॉइंट याद आएगा, इफ वन लोन एनपीए, ऑल द लोन्स एनपीए। अब मुकेश भाई ने लोन लिया, उन्होंने सिक्योरिटी दी एंटीला की। एंटीला 10,000 करोड़ का घर है, ठीक है? 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी दी है। नाउ 10,000 करोड़ का सपोज सिक्योरिटी दी है मुकेश भाई ने, और हमने उनको 1,000 करोड़ का लोन दिया, 1,000 करोड़ का हम लोगों ने लोन दिया। वो टाइम पे पैसे नहीं देते, क्या एनपीए होगा? 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी, 10,000 करोड़, और लोन सिर्फ 1,000 करोड़ का, पैसे टाइम पे नहीं मिलते, क्या वो एनपीए होगा? विल बिकम एनपीए? आंसर इज यस। नेटवर्थ और सिक्योरिटी आपको एनपीए से बचा नहीं सकता। अगर इतना ही आपको क्या बोलते हैं, भरोसा है सिक्योरिटी पे और नेटवर्थ पे, तो वसूली करो और लोन खत्म करो। तो सिक्योरिटी आपको बचा, ना नेटवर्थ बचा सकता है ना सिक्योरिटी बचा सकती है, उल्टा डुबा सकता है। कैसे? सपोज मार्केट में किसी बोरोअर को लेकर थ्रेट ऑफ रिकवरी चल रही है। क्या चल रही है? थ्रेट ऑफ रिकवरी। मतलब लोग उसका बिजनेस डाउट कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल डाउट कर रहे हैं। करेक्ट? डर लग रहा है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। थ्रेट, ठीक है? थ्रेट ऑफ रिकवरी चल रही है मार्केट में। या फिर मार्केट में ऐसा चल रहा है कि उन्होंने फ्रॉड किया है, उन्होंने पब्लिक के पैसे के साथ फ्रॉड किया, पैसे लिए बिजनेस के लिए, पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। अगर मार्केट में थ्रेट ऑफ रिकवरी है या फिर फ्रॉड के एलिगेशंस लगे, फ्रॉड क्यों ऐसा है, और इस चक्कर में क्या होता है, एक तो पहले माहौल खराब चल रहा था, ठीक है? इस चक्कर में, और ये पहले माहौल खराब चल रहा था, और सपोज हम बोलते हैं सी लेवल बढ़ रहा है। करेक्ट? आपका सी लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, और वो सी के बाजू में है, सपोज एंटीला के आसपास पानी जमा हो जाता है, ठीक है? सर कुछ भी नहीं, ऐसा होने नहीं वाला। एंटीला के आसपास पानी है, अब सडनली एंटीला की वैल्यू हो गई है 4,000 करोड़। इफ देर इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द एसेट्स मोर देन 50%, जो एंटीला 10,000 करोड़ का एज ए सिक्योरिटी दिया था, अब वैल्यू गिर के 4,000 करोड़ पे आ गई है, रिडक्शन इज मोर देन 50%, वैल्यू हैज रिड्यूस्ड, फॉल, ठीक है? और वैल्यू हैज रिड्यूस्ड टू लेस देन 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अगर ऐसा है तो फिर ये लोन सीधा डाउटफुल एसेट बन जाएगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो, जब लोन एनपीए होता है तो सबसे पहले एनपीए में पहली कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड एसेट। व्हेन अ लोन बिकम्स एनपीए, इट बिकम्स सब स्टैंडर्ड। फर्स्ट कैटेगरी इज सब स्टैंडर्ड। अगर वो वैसा एनपीए चल रहा है 1 साल तक, वो सब स्टैंडर्ड में रहता है। 1 साल के बाद वो अगले कैटेगरी में आता है, उसको बोलते हैं डाउटफुल। डाउटफुल कैटेगरी। डाउटफुल में और 3 सब कैटेगरीज है। डाउटफुल के अंदर पहली सब कैटेगरी है डाउटफुल फॉर अप टू 1 ईयर, दूसरी कैटेगरी है डाउटफुल 1 to 3 years, और तीसरी है डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years। याद था क्या आपको? तो एनपीए में पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड,
1 साल के बाद डाउटफुल फॉर अप टू 1 ईयर, उसके बाद 1 to 3 years, और फिर 3 साल से ज्यादा। तो अगर वापस मुकेश भाई को लोन दिया ऑन द बेस ऑफ एंटीला, 10,000 करोड़ का लोन दिया और 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में मार्केट में थ्रेट्स ऑफ रिकवरी चल रही कि इनके बिजनेस डिसीजन बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, डर लग रहा है पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आज से 3-4 महीने पहले CLSA की रिपोर्ट थी मुकेश भाई को लेकर, मुकेश भाई को लेकर रिपोर्ट थी कि उनके डेट बहुत बढ़ गया उनका, करेक्ट, अब तो खत्म ही कर रहे हैं 18 महीने में। अगर ऐसी थ्रेट ऑफ रिकवरी है या फिर फ्रॉड के एलिगेशन है, और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान सिक्योरिटी वैल्यू रिड्यूसेस शार्पली बिलो 50%, तो वो लोन सीधा डाउटफुल होगा, एनपीए बोलेंगे एक तो उसको, और एनपीए में भी सब स्टैंडर्ड नहीं, सीधा डाउटफुल, सीधा डाउटफुल होगा। और अगर सपोज अब सी लेवल सही में बढ़ गया और अब पार्किंग वार्किंग में पानी आ गया, करेक्ट, अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, और एंटीला की वैल्यू अब हो गई है 800 करोड़, इफ वैल्यू हैज रिड्यूस टू, इतनी वैल्यू कम हो गई है, 800 करोड़ भी नहीं, ठीक है, 80 करोड़ इफ वैल्यू हैज रिड्यूस सो मच दैट इवन 10% ऑफ द लोन कैनॉट बी रिकवर्ड, मतलब 1000 करोड़ का लोन था, 10 करोड़, 10% कितना होता है, 100 करोड़, 80 करोड़ ही मिलेंगे, 10% ऑफ लोन भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो दैट लोन विल बिकम लॉस एसेट, सीधा 100% प्रोविजन माना, लॉस एसेट उसको बोलेंगे। समझ रहे, बहुत आसान है। आरबीआई के लॉस एसेट क्या होता है, लॉस एसेट मतलब जब मार्केट में दिवालिया घोषित हो चुका है, तो तब हम लोग थोड़ी वेट करते, अब 90 दिन वेट कर, फिर एनपीए बनेगा, अरे हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, पैसे नहीं मिलने वाले, ऐसा हो गया, उसको लॉस एसेट बोलते हैं, और सीधा डायरेक्ट 100% क्या बनाते हैं, प्रोविजन। इस पॉइंट क्लियर। तो क्या सीखा इससे हमने, अगर बैंक ने लोन बांटा है सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी बचा नहीं सकती, कितनी भी सिक्योरिटी हो, कितनी भी सिक्योरिटी हो, टाइम पे पैसे नहीं दोगे तो एनपीए, उल्टा डुबा सकती है। अगर पहली मार्केट में चल रहा है कि थ्रेट ऑफ रिकवरी है, थ्रेट ऑफ रिकवरी है, फ्रॉड है, और उस दौरान इफ रिडक्शन इज मोर देन 50%, तो सीधा डाउटफुल एसेट, और रिडक्शन इतना है कि 10% ऑफ लोन भी रिकवर नहीं होगा, देन इट विल बिकम, 10% लोन भी रिकवर नहीं होगा तो इट विल बिकम लॉस एसेट। हवा लगी सब। अब मुकेश भाई ने लोन दिया रिलायंस रिफाइनरी के लिए, हमने लोन दिया, कंसोर्शियम लोन दिया है, जब दो या ज्यादा बैंक मिलकर, दो या ज्यादा बैंक मिलकर जब लोन देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोर्शियम लोन, ठीक है। एसबीआई ने, पंजाब नेशनल बैंक को, इन्होंने मिलकर लोन दिया, ठीक है, सबने मिलकर लोन दिया है। एसबीआई को बराबर टाइम टाइम पे पैसे मिल रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक को बराबर टाइम टाइम पे पैसे मिल रहे हैं। किसको पैसे नहीं मिल रहे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसे नहीं मिल रहे, क्या होगा, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा के बुक्स में लोन का क्या होगा, ठीक है। सब लोग टीटीएमएम करेंगे, तेरा तू मेरा मैं, यस। एसबीआई को पैसे मिल रहे हैं, परफॉर्मिंग एसेट, पंजाब नेशनल बैंक को पैसे मिल रहे हैं, परफॉर्मिंग एसेट, बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसे नहीं मिल रहे, बैंक ऑफ बड़ौदा इज, यू आर नॉट गेटिंग मनी, तो उसको हम एनपीए ट्रीट करेंगे, टीटीएमएम, बराबर, तेरा तू मेरा मैं। फिर कभी कभी एनपीए होता है, पैसे मिल रहे हैं रेगुलरली, फिर भी एनपीए हो सकता है। यू आर गेटिंग मनी रेगुलरली, देन ऑल्सो एनपीए कैन हैपन। कैसे सर, जैसे मैंने आपको बोला वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल जो लोन होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन में वर्किंग कैपिटल लोन, सीसी लोन्स में, ठीक है, स्टॉक के बेसिस पे लोन देते हैं।
स्टॉक के बेसिस पे। तो 1 अगस्त को लोन दिया, तो 1 अगस्त को लोन दिया, तो 1 अगस्त को स्टॉक स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास में 10 करोड़ का स्टॉक है, और उसके बेस पे लोन दे दिया। 6 करोड़ का लोन दिया, उसके बेस पे 6 करोड़ का लोन दे दिया सामने वाले को। अब हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट देना था। आपका अगस्त बीत गया, 1 सितंबर को स्टेटमेंट नहीं आया, मतलब बैंक के बाद स्टेटमेंट जो है दैट इज 1 मंथ ओल्ड। सितंबर बीत गया, नहीं आया, 2 मंथ ओल्ड। अक्टूबर बीत गया, स्टेटमेंट नहीं आया, 3 मंथ ओल्ड। इफ स्टेटमेंट विद द बैंक इज मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, फिर उसको हम बोलते हैं कि अब ये लोन इररेगुलर हो गया, इट बिकम्स इररेगुलर। इफ स्टॉक स्टेटमेंट इज मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने से ज्यादा हो गए, तो इट विल बिकम इररेगुलर। और इररेगुलर होने के बाद और 3 महीने बीत गए, फिर भी स्टेटमेंट नहीं आया, एंड फर्दर इट रिमेन्स इररेगुलर फॉर 3 मंथ्स। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी हो गया, देन उसके बाद और 3 महीने बीत गए, देन इट विल बिकम एनपीए बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो कभी कभी आपको पैसे मिल रहे हैं, फिर भी अकाउंट एनपीए हो सकता है। बात समझ रहे हैं? बहुत आसान है। तो अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं मिला 3 महीने तक तो एनबीए, और ऐसा 3 महीने तक और चला तो नहीं मिला तो इररेगुलर, और ऐसा इररेगुलर चला और 3 महीने के लिए तो एनपीए। बात समझिए आपको? फिर जो सीसी लिमिट्स होती है ना, इनको रिन्यू करना पड़ता है ईयरली। ईयरली डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कुछ इवैल्यूएशन के बाद में रिन्यू होता है। रिन्यूअल की डेट आ गई, रिन्यू ही नहीं किया, अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और बंदों ने रिन्यू नहीं किया हुआ है। 180 दिन बीत गए, डॉक्यूमेंट सबमिट करके रिन्यू नहीं किया, एनपीए। वापस 180 दिन मतलब अल्टीमेटली दे आर गिविंग 6 मंथ्स ओनली। आप समझ रहे हैं? मतलब पैसे नहीं मिले तो कितने दिन देते हैं? 90 दिन, 3 महीने रफली। और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो कितने दिन देते हैं? 6 महीने। अच्छा, एडहॉक लोन दिया। एडहॉक लोन मतलब टेम्पररी लोन। टेम्पररी मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए लोन दिया है। क्या होता है कि एक मेन लोन सैंक्शन हो चुका है, लेकिन उसमें पैसे मिलेंगे तो टेम्पररी लोन दे दिया, जितनी ताकत है मैनेजर के पास उसके बेस पर टेम्पररी लोन दे दिया, एडहॉक लोन। अब एडहॉक लोन जो है वो बहुत टेम्पररी पीरियड के रहता है। आपकी जिम्मेदारी थी लोन खत्म कर दो, या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोन को रेगुलराइज कर दो, रेगुलर लोन में कन्वर्ट कर दो। नहीं किया आपने, एडहॉक लोन देकर 180 दिन, 180 डेज, 180 दिन हो गए, तो वो भी क्या बन जाएगा? एनपीए। बात समझ रहे? स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना है तो एनपीए इररेगुलर, और इररेगुलर 3 महीने के लिए तो एनपीए। रिन्यूअल नहीं किया आपने 180 दिन तक, एनपीए। एडहॉक लोन आपने रीपे नहीं किया, रेगुलराइज नहीं किया 180 दिन तक, एनपीए। हवा लगी साहब? 2-2 मार्क के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज कैन कम। फिर इसके बाद लोन दिया है एग्रीकल्चर, हमने लोन दिया है मुकेश भाई को जिन्होंने खेती के लिए, एग्रीकल्चर एडवांस, और उसमें नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है। अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, इफ नेचुरल कैलेमिटीज कम अप, ठीक है, तो लोन्स को रीशेड्यूल किया जाता है कि भाई 1 साल बाद पे करना था आपको, 2 साल बाद पे करो, 3 साल बाद पे करो, या रिन्यू किया जाता है एज इफ हमने आज से लोन दिया। तो बेसिकली मोर टाइम इज गिवन टू फार्मर्स, इट इज रीशेड्यूल्ड और इट इज रिन्यूड ऑल टुगेदर। आज से नया लोन दिया ऐसा ट्रीट होता है, करेक्ट? तो हम लोग जो एनपीए के लिए काउंटिंग करेंगे, देखेंगे, वो न्यू डेट्स के हिसाब से करेंगे। पुराने डेट्स को भूल जाना है, पुराने डेट्स के हिसाब से कोई काउंटिंग नहीं करना है। जो न्यू डेट्स है, न्यू डेट्स के हिसाब से काउंटिंग करेंगे, और उसमें पैसे नहीं मिले तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे? एनपीए। तो जो लोन्स गिवन टू फार्मर्स है, उसके एनपीए नॉर्म्स में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इतने जल्दी उनके लोन्स एनपीए नहीं होते। इसीलिए बैंक वाले लोग पैसे देते, लोन देते कि भाई आराम से लोन दे दे, चिंता की बात नहीं है,
इतने आसानी से एनपीए होता नहीं है। बैंक्स को एनकरेज करने के लिए ऐसा किया गया है, फार्मर के जो लोन्स है वो इतने जल्दी एनपीए नहीं होते। बात समझिए आपको? तो क्लिकली पहला कौन था? आईसीआईसीआई बैंक आए दिमाग में, वन लोन एनपीए तो ऑल लोन्स एनपीए। फिर एंटिला, सिक्योरिटी बचा नहीं सकती लेकिन सिक्योरिटी डुबा सकती है। इफ फॉल इन प्राइस मोर देन 50% डाउटफुल, इफ फॉल इज सो दैट 10% ऑफ लोन भी रिकवर नहीं हो रहा है तो लॉस एसेट। फिर किसके लिए लोन लिया मुकेश भाई ने? रिफाइनरी के लिए, कंसोर्शियम लोन। क्या कॉन्सेप्ट निकला? तेरा तू मेरा मैं, सब अपना अपना देखेंगे। रिकवरी हो रही है परफॉर्मिंग ट्रीट करो, नहीं हो रही है नॉन परफॉर्मिंग ट्रीट करो। फिर किसके लिए? स्टॉक के लिए। ठीक है, अगर आप स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करेंगे 3 महीने तक, 3 महीने के लिए, तो इट विल बिकम इरेगुलर, अगले 3 महीने बाद एनपीए। वैसे रिन्यूअल नहीं करेंगे 180 दिन बाद एनपीए। एडॉक लोन खत्म नहीं करेंगे 180 दिन बाद एनपीए। फिर एग्रीकल्चर लोन लिया, अगर नेचुरल कैलामिटी आती है, रीशेड्यूल या रीन्यू होते हैं तो न्यू डेट्स को कंसिडर करेंगे और वो डेट से आगे एनपीए क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बात समझिए आपको? अच्छा, ईयर एंड पे सपोज 31 मार्च को पैसे मिल जाते हैं, लोन दिया था हमने, लोन दिया था और 2 लाख का इंस्टॉलमेंट पेंडिंग था, 31 मार्च को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, आते अकाउंट में, उसको बोलते हैं रेगुलराइजेशन। जब कुछ हम ऐसा करते हैं कि चीजें सही हो जाती है, बराबर हो जाती है, उसको बोलते हैं रेगुलराइज करना। रेगुलराइज हो गया, पैसे मिल गए, तो क्या हम लोग उसको परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट करेंगे? यस। एज सुन एज वी गेट मनी, जो आउटस्टैंडिंग मनी है मोर देन 90 डेज वाला अगर पूरा मिल जाए, एज सुन एज वी गेट द मनी इट विल बी ट्रेड एज परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन अगर पता चला कि इनहेरेंट वीकनेस है, सच्ची बात नहीं है ये, बैंक ने इसको नया लोन दिया और वो लोन से इसने पुराना रीपे मारा, अगर हमको पता चलता है इनहेरेंट वीकनेस है अकाउंट में, मतलब देयर इज नो न्यू सोर्स ऑफ मनी, बैंक का पैसे ही रोटेट हुआ है, देयर इज नो जेन्युइन सोर्स ऑफ मनी, कोई जेन्युइन सोर्स ऑफ मनी नहीं है, बोरोर ने कोई पैसे नहीं लाए, सिर्फ घुमाया इधर से उधर पैसा, अगर ऐसा है तो हम लोग उसको, ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट नहीं करेंगे, उसको क्या ट्रीट करेंगे? एनपीए। रेगुलराइजेशन करने से हम लोग एनपीए से बाहर आते हैं, लेकिन अगर बाद में पता चला इनहेरेंट वीकनेस है, इन्होंने पैसा घुमाया है, पैसा रोटेट किया है, करेक्ट, तो ये एनपीए से बाहर नहीं आएगा, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एनपीए। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो क्या आप बात कर रहे बोले? सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी बहुत ही बड़ी गारंटी होगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है इट विल नॉट बिकम एनपीए। स्टेट गवर्नमेंट की है तो उसको काउंट नहीं करते, इट विल बिकम एनपीए। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी बचा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी बचा नहीं सकती। हवा लगी साहब इसकी? फिर सुपर 5 है ये, सुपर 5 लोन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, लोन दिया है ऑन द बेस ऑफ एफडी। किसके बेस पे? एफडी। खुद की एफडी के बेस पे लोन दे सकते हैं, मतलब खुद की एफडी मतलब बैंक की खुद की एफडी। आईसीआईसीआई बैंक से पास लोन ले जाओगे तो आईसीआईसीआई बैंक की एफडी लगेंगी, दूसरे बैंक की एफडी नहीं चलती, लोगों ने उसमें फ्रॉड कर लिया था, एफडी सर्टिफिकेट छाप छाप के लेके गए और लोन ले लिया, इसलिए बोले नहीं नहीं खुद की एफडी। हम एफडी के बेसिस पे लोन दे सकते, सबसे सेफ खुद के एफडी के बेस पे लोन देना। वैसे ही एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी किसान विकास पत्र, आईवीपी इंदिरा विकास पत्र और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईपी, सबसे सेफ है खुद की एफडी, एनएससी, केवीपी, आईवीपी और आखिरी में, ठीक है, आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने इसके बेसिस पे लोन दिया है तो वो एनपीए नहीं होंगे। इतने ज्यादा सेफ डॉक्यूमेंट्स है, इतने ज्यादा सेफ डॉक्यूमेंट्स है, कभी भी वसूली हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, तो वो एनपीए नहीं होगा, इट विल नॉट बिकम एनपीए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी से एनपीए नहीं होता,
वैसे यहां पर भी एनपीए नहीं होगा, सुपर 5 आपको बचा लेंगे। संजीवनी बूटी बोलता हूं मैं। बैंक एम्प्लॉयज सही है भाई, कोई ना कोई रिश्तेदार बैंक में होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। बैंक अपने एम्प्लॉयज को लोन बांटती है, जबरदस्त लोन। बैंक के एम्प्लॉयज बोलते हम दुनिया भर को लोन बांटते, तुम हमको बांटो। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ बैंक में, तो वाइफ को लोन लेने की फैसिलिटी है, तो कि आप कार लोन ले सकते हो। बोले बहुत बढ़िया, उठा लेना चाहिए। मतलब उठाऊंगा ही, बोले मैं तो। बोले सोच, ही बॉट अ कार ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए की कार। तो ईएमआई कितना आएगा, व्हाट शुड द ईएमआई, और शायद कोई डाउन पेमेंट नहीं, नो डाउन पेमेंट। कितना ईएमआई, 3,500 रुपए। ये क्या है, बोला व्हाट इज दिस। और फिर 50 लीटर पेट्रोल फ्री भी महीने का। गाड़ी ली ना, तो बोले वाइफ के नाम पे गाड़ी ली है, लोन उठाया, बोले तो 16 साल का रीपेमेंट है। बोला 16 साल तो गाड़ी भी नहीं चलती। बोले हमको क्या करना, 16 साल का रीपेमेंट है, करेक्ट। और गाड़ी लेने से उस महीने से 50 लीटर पेट्रोल का पैसा भी मिलेगा। अरे वो तो जितने साल रहेंगे उतने साल जब तक गाड़ी है तब तक। एवरी ईयर नहीं, एवरी मंथ। 50। हाँ, तभी तो मैं भी सरप्राइज था। मैं तो क्या है ये, पीएसयू बैंक थे। जब तक एम्प्लॉय है। क्या, हाँ तो इसलिए तो बोला लोन नहीं लेना बेवकूफी है, लोन लो, इमीडिएटली लो। अच्छा, और खास उसके ससुर जी आर्मी में है, तो बोले अगर मैं वहां से गाड़ी लूंगा तो मेरी पूरी एक्साइज ड्यूटी और वो सब बच जाएगा। बोला वाह ये इधर वाइफ के नाम, बोला दोनों कर ले, उधर से गाड़ी उठा ले। नहीं नहीं, बोले दोनों नहीं हो सकता। मतलब शायद कोई पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर होंगे, उनको रहता होगा। बैंक टू बैंक, सारे बैंक नहीं, बैंक टू बैंक इट चेंजेस। पीएसयू बैंक्स में जाओ, बहुत बहुत मजे। तो अभी पीएसयू बैंक्स लोन बांटा हुआ है, पीएसयू बैंक का लोन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं लोग कि बहुत सी बार पीएसयू बैंक्स में ऐसा होता है कि जो भी आप रीपेमेंट करोगे उसको पूरा प्रिंसिपल रिकवरी ट्रीट करेंगे। मतलब जब भी जनरली इंस्टॉलमेंट आता है तो पार्ट उसको इंटरेस्ट रिकवरी ट्रीट करते और बैलेंस को प्रिंसिपल ट्रीट करते, है ना। जब पैसे आएंगे तो बोलेंगे कि पहले इंटरेस्ट वसूलो इस महीने का और बैलेंस प्रिंसिपल रीपेमेंट ट्रीट करेंगे। लेकिन स्टाफ लोन्स में ऐसा नहीं होता। जितना पैसा मिल रहा है पूरा पहले क्या ट्रीट करेंगे, प्रिंसिपल रिकवरी, ताकि इंटरेस्ट कम लगे उनको। पूरा इंटरेस्ट रिकवरी ट्रीट करेंगे, कंप्लीट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट, सॉरी पूरा प्रिंसिपल रिकवरी ट्रीट करेंगे। तो बैंक लोन्स में ऐसा होता है, स्टाफ लोन्स में ऐसा होता है कि 5-5 साल 10-10 साल सिर्फ प्रिंसिपल ही पे हो रहा है, इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है। तो आरबीआई ने बोला इट विल बी स्टिल ट्रीटेड एज परफॉर्मिंग एसेट, उसको परफॉर्मिंग ही ट्रीट करेंगे। हाँ, ड्यू डेट पे अगर पैसे नहीं मिलेंगे फॉर मोर देन 90 डेज तो फिर उसको क्या ट्रीट करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग। तो एक क्लैरिफिकेशन से बात समझिए। आपको पहले एनपीए कब बनेगा वो बताया और फिर आपके ये और क्लैरिफिकेशंस इशू किए।